आज वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले जिस खबर के बारे में हम बात करने वाले हैं, मुद्दा सोशल मीडिया पर है, जिस शब्द का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, चर्चा हो रही है, वो है सीज फायर। सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म हो या फिर गली हो, चौक चौराहे हो, हर जगह पर एक ही बात है, सीज फायर। अब मिडिल ईस्ट की जंग में सीज फायर की खबरों के साथ साथ बुधवार की सुबह की शुरुआत हुई। सीज फायर का शब्द सुनने के साथ लोगों को यह लगने लगा कि शायद 40 दिनों के बाद में शांति की राह दिख रही है। लेकिन जरा सोचिए कि डेडलाइन खत्म होने से कुछ समय पहले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। पहले दोनों देशों में तो बड़ी गर्मा गर्मी थी, दोनों तरफ से मिसाइलें तनी हुई थी, मैदान जंग में दोनों आर पार का सपना देख रहे थे। ब्रिटेन में अमेरिकी जवानों के साथ में फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे। डूम्सडे प्लेन जो कि न्यूक्लियर का रेडिएशन पकड़ते हैं और विमान की जानकारी रखते हैं, वो अमेरिका में चक्कर काटते दिखे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि दोनों देश अचानक से सीज फायर का ऐलान कर बैठे। आज आपको हम सीज फायर का हर वो पहलू बताएंगे जो इस पूरी कहानी घटनाक्रम को दर्शाती। सीज फायर के 12 घंटे पहले क्या हुआ, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान को हम बर्बाद करके रख देंगे, मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। यूएस ने कुवैत समेत कई देशों में हमले कर दिए। ईरान ने, इजराइल ने कई ठिकानों पर हमले कर दिए। ईरान के अंदर रेल नेटवर्क को तबाह कर दिया, एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया, यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया गया। यानी चाहे बात आर्मी के सैन्य ठिकानों की हो या फिर बेसिक नेसेसिटीज की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, सब तहस नहस करके दबाव बनाने की कोशिश की गई। इजराइल ने एक पुल पर भी हमला किया था। उसके बाद ईरान ने कहा कि हम तो कुर्बानी के लिए तैयार हैं, लेकिन खुद कैसे संभलोगे। हमले जैसे शुरू होते हैं, मानव चीन बनाकर लोग खड़े हो गए। जिस रूप में अमेरिका ने धमकी दी थी कि यहां पर अब ब्रिजेस को निशाना बनाया जाएगा, अमेरिका ने धमकी दी थी पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा, तो लोग उन्हें चुनौती देते हुए बाकायदा ब्रिज के ऊपर खड़े हुए नजर आए, मानव श्रृंखला बनाकर सैकड़ों की संख्या में। उन्होंने कहा कि ब्रिज ध्वस्त कर सकते हो, ये तमाम पावर प्लांट्स ध्वस्त कर सकते हो, लेकिन हमारे हौसले ध्वस्त नहीं कर सकते। बड़ा जवाब दिया गया था अमेरिका को, क्योंकि ये वही अमेरिका था जो कि ईरान में रिजीम चेंज का दावा करता रहा। वो कहता रहा भाई कि यहाँ की जनता जो है वो ईरान की सरकार से बहुत नाराज है। तो वही जनता ईरान के साथ में खड़ी हुई अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रही थी। वो कह रही हमें तो हथियारों की भी जरूरत नहीं, हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारा मनोबल, हमारा भरोसा जो हमारे देश के साथ में है। और वहीं पर ही पूरी तरह से चकनाचूर जो कॉन्फिडेंस डोनाल्ड ट्रंप का था वो हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की जब डेडलाइन खत्म हो रही थी तो फिर से एक बार सीज फायर के लिए कई देश एक साथ आ गए। आतंकियों को पनाह देने वाला देश पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। पाकिस्तान अपनी क्रेडिट बनाए रखने के लिए इस मध्यस्थता में कूद पड़ा, अव्वल स्थान पर दिखाने की कोशिश करा था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। जरा सोचिए, जो देश कुछ घंटे पहले ये कह रहा हो कि वो तो ईरान को पाषाण युग में भेज देगा, लेकिन अगले कुछ ही घंटों के बाद, कुछ मिनटों के बाद अमेरिका बातचीत और सीज फायर के टेबल पर आने को तैयार हो गया। अब सवाल ये खड़ा होने लगा कि इसमें पाकिस्तान की आखिर भूमिका क्या थी। दरअसल पाकिस्तान ने युद्ध विराम में सिर्फ अमेरिका के संदेश को ईरान तक पहुंचाया, बिल्कुल एक डाकिये की तरह, पोस्टमैन की तरह, जो वो हमेशा करता है। ईरान से जो उसे जवाब मिला उसे ट्रंप प्रशासन तक उसने पहुंचाने का काम किया। अब जानकारों का कहना है कि ट्रंप ने अपने हितों को साधने के लिए पाकिस्तान को चुना था, क्योंकि अमेरिका के लिए पाकिस्तान इस काम के लिए सबसे मुफीद था। यूएस ईरान में युद्ध विराम आखिर हुआ कैसे, वो भी आपको समझना चाहिए। आइए उसकी भी कहानी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल ईरान ने 10 सूत्री प्रस्ताव को पाकिस्तान को भेजा और ये कहा कि अगर इन पर बातचीत होगी तभी सीज फायर के लिए हम तैयार होंगे, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो बातचीत नहीं होगी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये समझिए, प्रस्ताव देकर डोनाल्ड ट्रंप के जो दूत है स्टीव विटकॉफ, वो तो बड़े नाराज हो गए, वो गुस्सा हो गए। यूएस मध्यस्थ ट्रंप के डेडलाइन को आगे बढ़ाना चाहते थे, ये कहा जा रहा है। अब दूसरी तरफ इसके बाद में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बाकायदा चीन से बात की। चीन से बात करने के बाद में उम्मीद जागी और चीन ने ईरान से संपर्क किया, नरमी बरतने की सलाह दी। इसमें चीन का बड़ा रोल था, जिसने ईरान से बातचीत की।
इसके बाद में 10 सूत्रीय प्रस्ताव में थोड़ा बदलाव किया गया, ये भी देखने को मिला। बदलाव में यह तय हुआ कि यूएस ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा और इसके बाद में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को कुछ शर्तों के साथ में खोलेगा। समझिए, सशर्त हॉर्मुज स्ट्रेट खोला गया है, अमेरिका के दबाव में नहीं। इस पर बात बनने के बाद ही पाकिस्तान को ईरान से बाकायदा एक संदेश आया। पाकिस्तान ने ईरान के संदेश को डोनाल्ड ट्रंप के पास में पहुंचा दिया। ईरानी प्रस्ताव, ट्रंप ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया और ट्रंप के मंजूरी मिलते ही ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी एक तरह से उसे मंजूरी दे दी। तो ये एक तरह से पूरी कहानी यूएस ईरान में युद्ध विराम आखिर किस रूप में हुआ, इसमें दो देशों ने बड़ा रोल निभाया। एक तो था चीन और दूसरा था पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या किया, जो अमेरिका ने कहा वो ईरान के कान में जाके कहा, जो ईरान ने कहा वो अमेरिका के कान में जाके कहा। और चीन ने ईरान को दरअसल मनाया है सीज फायर के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप के मंजूरी मिलते ही ईरान के सुप्रीम लीडर से संपर्क साधा गया। एक्सियोस के अनुसार सुप्रीम लीडर ने जैसे ही इसकी मंजूरी दी, ईरान ने झट से पाकिस्तान को संदेश भेजा और फिर झट से उसी रूप में पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को इसका संदेश दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी देर नहीं लगाई। डोनाल्ड ट्रंप तो चाह ही रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनकी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई, ऊपर वाले ने उनकी दुआ सुन ली और जल्दी से उन्होंने घोषणा कर दी सीज फायर की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि जल्दी से सीज फायर हो। और वो जिस तरह से उलझे हुए, कहीं से कुछ समय के लिए तो फेस सेविंग का रास्ता मिले, यानी पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका सिर्फ अमेरिका के संदेश लाने और ईरान को भेजने तक सीमित रही। पाकिस्तान ने ना तो प्रस्ताव तैयार करने में किसी तरह की भूमिका निभाई, ना ही उसे बदलवाने में। अब रक्षा जानकार के अनुसार अमेरिका एक धड़ा किसी भी सूरत में नहीं चाहता था कि युद्ध और आगे बढ़े। ट्रंप के पास पीछे हटने का कोई कारण ही नहीं था। अब ऐसे में पाकिस्तान को नए, ये कारण नहीं बल्कि मुझे लग रहा है रास्ता नहीं था, ऐसे में पाकिस्तान को नए सिरे से मैसेज भेजा गया, वो भी तब जब पाकिस्तान ने सऊदी के साथ में खड़े होने की घोषणा की थी। ट्रंप प्रशासन ने ईरान में अपने हितों को साधने के लिए पाकिस्तान का एक तरह से इस्तेमाल किया है। 40 दिनों का महायुद्ध, जिसे रोकने के लिए काफी मशक्कत की गई थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये इतना आसान भी नहीं था। अमेरिकी ट्रंप व्हाइट हाउस के ईस्टर उत्सव में जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी अमेरिका को ईरान की ओर से पहला पॉजिटिव मैसेज मिल गया था। मुश्तबा खामनेई के वार्ताकारों ने डील को लेकर आगे बढ़ने की बात कही। अब एक्सियोस की एक रिपोर्ट कहती है कि ये जो खबर है, इजरायली अधिकारी, क्षेत्रीय सूत्र और एक तीसरे जानकार ने अलग अलग तरीके से दी। ट्रंप उधर पूर्ण विनाश की धमकी दे रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे तो कूटनीतिक हलचलें तेज थी। हालांकि कोई नहीं जानता था कि आखिर आगे होने क्या वाला है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि इस पूरे सीज़फायर में मध्यस्थों की भूमिका आखिर क्या थी, किसकी क्या भूमिका थी। अब 3 देशों का नाम शुरुआत में आ रहा था, जिसमें है पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की। ये सभी अमेरिका को मनाने में जुटे हुए थे। वो कह रहे थे कि भाई ईरान पर हमले करोगे तो हमारे लिए मुसीबत का सबब बन जाएगा। पाकिस्तान कह रहा था हम वैसे ही गरीबी में जी रहे हैं, पूरी तरह से डूबे हुए हैं, अर्थव्यवस्था और चरमरा गई, खुद की भी तो पाकिस्तान की मदद भी नहीं हो पाएगी। अमेरिकी दूत और अरागची नए ड्राफ्ट बना रहे थे। मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री गैप बांटने में लगे हुए थे कि कैसे भी करके ये जो खाई है वो कम हो जाए। अब देर रात 2 हफ्ते के सीज़फायर प्रस्ताव को जैसे तैसे तैयार किया गया। पहला जो प्रस्ताव था वो ईरान ने कहा कि भाई ये तो सिर्फ एक तरफा है, अमेरिका के पक्ष का है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसके बाद में जो दूसरा प्रस्ताव था उसे अपडेट किया गया। अपडेटेड प्रस्ताव पर ही एक तरह से अमेरिका ने मंजूरी दी। बताया जा रहा है मुश्तबा से बाकायदा पर्ची के माध्यम से बातचीत हुई। इजरायल ने मुश्तबा की हत्या की भी धमकी दी और ये भी खबर सामने आई, जिसको लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी है। अब खबर यह है कि खामनेई ने इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया पर्चियों से आ रही थी, लेकिन आ जरूर रही थी। अब नए सुप्रीम लीडर पर इजरायल की हत्या की धमकी मंडरा रही है और इसीलिए वो मुख्य रूप से दूतों के जरिए नोट्स भेजकर संवाद कर रहे थे। जी हां, चीन ने ईरान को मना लिया है, ये भी बात कही जा रही है। अब चीन के कारण ईरान अमेरिका में सीज़फायर हुआ है, दावा ये किया जा रहा है। और एक तरफ चीन ने दरअसल ईरान को मनाने में बड़ी भूमिका निभाई। IRGC को विदेश मंत्री अरागची ने बाकायदा तैयार किया।
आईआरजीसी के कमांडर सीजफायर को तैयार दरअसल पहले थे ही नहीं। वो नहीं चाह रहे थे कि इस युद्ध को यूं ही रोका जाए, वो चाह रहे थे कि इस बार ये युद्ध निर्णायक हो। लेकिन चीन की तरफ से ईरान को ऑफ रैंप ले जाने की सलाह दी गई। इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बताया इसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं। मुश्तबा के अंतिम डिसीजन के बाद ही सीज फायर एक तरह से हो पाया है। इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि इस रूप में किस तरह से इस पूरे सीज फायर में चाहे बात मुश्तबा की भूमिका की हो या फिर चाइना की भूमिका की, पाकिस्तान की भूमिका की, ये सब स्पष्ट हो गई। अब ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उनकी तरफ से घोषणा की गई कि ईरान सीजफायर का पालन करेगा और हॉर्मुज उन तमाम जहाजों को भी जाने देगा जो ईरानी सशस्त्र बलों के साथ मिलकर काम करेंगे। अभी देखना यह बाकी है कि ईरान शिपिंग को आखिर कितना आसान बनाने वाला है। नेतन्याहू सीजफायर का कितना सख्ती से पालन करने वाले हैं। इजरायल के अनुसार अमेरिका ने शांति वार्ता में ईरान से परमाणु सामग्री छोड़ने और संवर्धन रोकने, साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को खत्म करने की गारंटी मांगी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान में शुक्रवार को होने वाली वार्ता का नेतृत्व करने का मन बनाया है। ये उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में अभी भी कई बड़े मतभेद हैं और इन तमाम मतभेदों में जो बड़े की पर्सन्स रहे हैं, एक तरफ पीट हेग्सेथ जो कि इस युद्ध को आगे बढ़ाना चाहते थे, दूसरी तरफ जेडी वेंस जो नहीं चाहते थे कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में कूद पड़े। ईरान लगातार अपनी जीत का गाना अब गा रहा है और यह भी अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब खबर यह है कि चीन को जो सबसे ज्यादा चिंता है वो तेल की कीमतों के आसमान छूने की और ग्लोबल सप्लाई चेन के टूटने की थी। बीजिंग ने ईरान से कहा है कि युद्ध अगर लंबा खिंचा तो दोनों तरफ से भारी नुकसान होगा और ईरान को स्थायी फायदा नहीं मिलने वाला। ईरानी अधिकारियों के अनुसार नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने व्यक्तिगत रूप से इस सीज फायर को मंजूरी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन की इस भूमिका को स्वीकार किया। एएफपी न्यूज एजेंसी कहती है कि ट्रंप ने यह कहा है कि चीन ने आखिरकार ईरान को मनाया। उन्होंने आखिरी घंटे में फोन किया और कहा कि भाई हम डील करने के लिए तैयार हैं, हमें डील करनी चाहिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। ट्रंप ने यह भी माना है कि चीन ने ईरान पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने और तनाव घटाने के लिए दबाव बनाए। यानी साफ है कि पाकिस्तान झूठा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, जैसा वो हमेशा करता है, जबकि असली काम तो किया है चीन ने। अब सीज फायर के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा। ये काफी नहीं है, लेकिन उनके बहुत अहम कदम एक तरह से उनकी तरफ से उठाए गए हैं। देखते हैं आगे आखिर होता क्या है। वहीं ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उनकी तरफ से दावा है कि अमेरिका ने इस पूरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। काउंसिल इसे जीत बता रही है। अमेरिका का भेजे गए ईरान के प्रस्ताव में 10 शर्तें भी हैं, लेकिन आखिर ईरान की 10 शर्तें क्या हैं वो भी जान लेते हैं। उन शर्तों में जो प्रमुख बातें हैं, यूएस इजराइल ने न केवल मौजूदा बमबारी रोके बल्कि भविष्य में कोई भी प्रिवेंटिव स्ट्राइक करने की लिखित गारंटी दे। ये बात एक तरह से अपनी उन शर्तों में लिखी गई है। आर्थिक नाकेबंदी खत्म हो, सभी परमाणु और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाए जाने की बात कही गई है ताकि ईरान फिर से वैश्विक तेल बाजार में लौट सके। ये बात भी कही गई क्योंकि एक बड़ा व्यापार इससे होता है और जिस तरह से सैंक्शंस लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से, प्राइमरी सैंक्शंस के साथ साथ सेकेंडरी सैंक्शंस, उससे ना सिर्फ ईरान बल्कि ईरान के साथ में कनेक्टेड तमाम देशों को भी मुसीबतों का और नुकसान का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, ईरान की जो 10 शर्तें हैं उसमें से एक है जब्त संपत्ति की तत्काल वापसी हो। दरअसल यूएस और उसके जो तमाम सहयोगी देश हैं उनकी ओर से फ्रीज किए गए करीब $100 बिलियन के फंड ईरान को मिले, ये बात कही गई है क्योंकि ईरान को इसकी जरूरत है और अमेरिका ने अपनी सनक और तुनक मिजाजी की वजह से ईरान पर ये तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं जो ईरान का अधिकार है, लेकिन उस पर पाबंदी लगाई गई है। तो इसीलिए कहा जो जब्त संपत्तियां हैं वो दी जाए। इतना ही नहीं, स्थायी शांति की व्यवस्था भी इस शर्त में शामिल है। 14 दिन का जो सीज फायर है वो एक तरह से ऑफिशियल समझौते में बदलना चाहिए जो मिडिल ईस्ट में युद्ध को खत्म कर सके और बाकायदा ये गारंटी देने की बात कही कि अमेरिका कोई अब यहाँ पर अलग तरह के मिस एडवेंचर नहीं करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका की जो सेना है वो भी ईरान की घेराबंदी खत्म करे और उसकी वापसी हो। खाड़ी देश में
इराक से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को समेटा जाए, क्षेत्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय देशों को दी जाए, ये स्पष्ट करना होगा। लेकिन क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमेरिकी सेना की वापसी के अलावा ईरान चाहता है कि इस पूरे युद्ध का जो हर्जाना है वो भी उसे मिले, क्योंकि अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से बड़े हमले हुए और उन हमलों से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए अमेरिका हर्जाना दे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ठीक करने की व्यवस्था करे, क्योंकि जो बड़े हमले किए उसमें रेल नेटवर्क पूरी तरह से बाधित हुआ, उसमें ब्रिजेस को नुकसान पहुंचाया गया, उसमें कई स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया गया, कई सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई। अब उन्हें पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ में लौटने के लिए दशकों लग जाएंगे और जितना नुकसान हुआ है उसका हर्जाना अमेरिका को देना होगा। ये बात भी इसकी शर्त में एक तरह से शामिल की गई है। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट का भी जिक्र है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कानूनी और सुरक्षा कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। शर्त के साथ ही समुद्री आवाजाही एक तरह से शुरू की जाएगी। ईरान ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से तमाम जहाज निकलने को हम परमिट कर देंगे, लेकिन ईरान जहाजों को रास्ता देने को तैयार तो हुआ, इसके लिए एक ईरानी सेना से कोऑर्डिनेशन करने की भी बात कही गई है और ये स्पष्ट कहा गया है कि वो सभी तमाम देशों के जहाजों को निकलने की परमिशन देगा, लेकिन कोऑर्डिनेटेड वे में। वहीं दूसरी तरफ ईरान और ओमान को टोल मिले। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर शिप को ईरान और ओमान को समुद्री टोल देना होगा। वहीं इलाके में तनाव कम करने की भी बात इस दौरान इस शर्त में है। इजराइल को लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुती और सीरिया के जो खिलाफ ऑपरेशंस इजराइल लगातार चला रहा है उसको बंद करना होगा। तो ये उसकी प्रमुख शर्तें हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये, क्या उन शर्तों के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार होंगे? डोनाल्ड ट्रंप भी छोड़िए, क्या नेतन्याहू तैयार होंगे? अब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा से ठीक पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। अब घोषणा के बाद इजराइल ने भी इस सीजफायर का समर्थन कर दिया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान में कहा है कि यह सीजफायर तभी संभव होगा जब हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत फिर से खोल दिया जाए। अब ईरान, अमेरिका, इजराइल और क्षेत्र के अन्य देशों पर अपने हमले बंद कर दे। हालांकि बयान में यह भी साफ किया गया कि यह सीजफायर लेबनान पर लागू नहीं होगा, जबकि इस सीजफायर की मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी पोस्ट में कहा कि सीजफायर में लेबनान भी शामिल है। अब 40 दिनों की इस जंग में फिलहाल 2 हफ्तों का ब्रेक तो लग गया, लेकिन ब्रेक के दौरान क्या दोनों में डील भी हो पाएगी या फिर दोनों देश मैदान जंग में आमने सामने होंगे, ये बड़ी बात है। अब बात नहीं बनी तब आखिर क्या? सीजफायर और डिप्लोमेटिक बातचीत तो लगातार जारी है और ये बातचीत का नतीजा है कि 14 दिनों का सीजफायर भी हो चुका है। लेकिन 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक मीटिंग होने वाली है, हाई लेवल मीटिंग, और उस मीटिंग में यूएस और ईरान के जो तमाम शीर्ष अधिकारी हैं वो शामिल होने वाले हैं। ईरान ने कहा है कि युद्ध खत्म नहीं है, सिर्फ विराम लगा है। सीज फायर में इजराइल की कोई दिलचस्पी नहीं है। समझौता नहीं हुआ तो इजराइल आक्रामक हो जाएगा, ये बात भी कही गई। 14 दिनों के बाद में बातचीत अगर नहीं हुई, बात नहीं बनी, तो फिर हमले बातचीत में ठीक रही तो सीज फायर आगे होगा। ये बात भी कही जा रही है कि 14 दिन तक बात नहीं बनी तो फिर से हमले शुरू हो जाएंगे, और अगर बातचीत ठीक रही तो फिर सीज फायर और एक्सटेंड हो जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम पिछले 48 घंटों का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक थ्रिलर था, जिसमें एक तरफ तबाही की तैयारी, दूसरी तरफ आखिरी मिनट का चमत्कार। और हालांकि अब देखना यह है कि 2 हफ्ते के बाद में आखिर होने वाला क्या है। क्या शांति की राह निकलकर सामने आती है या फिर एक बार फिर से मैदान जंग में अमेरिका और ईरान आमने सामने होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।